हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन। सो दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के जो हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का जो विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है, इसकी हम बात करने वाले हैं। जैसा आपको पता है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पीजीटी या हमारे एसडीटीएलएसपी किसी में अगर आप हिंदी साहित्य को लेके उस स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि इसमें हम विषय वस्तु की बात करने वाले हैं कि नेट जेआरएफ लेवल तक या फिर आप अगर पीएचडी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य से संबंधित, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साहित्य की विषय वस्तु को लेकर। देखिए, जो नेट जेआरएफ का विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का, उसे दो खंड में बांटा गया है। पहले खंड में आपकी आती है हिंदी भाषा और उसका विकास। आपका पोर्शन क्या क्या आता है देख लीजिए। हिंदी भाषा और उसका विकास आता है। दूसरा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा आता है साहित्य शास्त्र, चौथा आता है वैचारिक पृष्ठभूमि। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रथम पाठ्यक्रम के प्रथम खंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट वाला पोर्शन अलग होता है। तो हम अगर इस पे अगर थोड़ा सा बात करना चाहें या समझना चाहें कि ये कैसे होता है, तो हिंदी भाषा और उसका विकास, इस नाम से ही आप समझ सकते हो कि इस विषय वस्तु में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा क्या होती है। हिंदी भाषा का मतलब इसका इतिहास कहाँ से रहा। जैसे सर्वप्रथम क्या थी, संस्कृत थी। हमारे पास वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के बाद जब लौकिक संस्कृत आई, लौकिक के बाद आती है पाली, आती है प्राकृत, आती है अपभ्रंश, आती है अवहट्ट, आती है फिर पुरानी हिंदी आती है। पुरानी हिंदी के बाद फिर आप हिंदी में आते हो। फिर धीरे धीरे करके हम हिंदी की और बोलियों में आते जाते हैं। हिंदी की और उपभाषाएं होती हैं और बोलियां होती हैं, उन सबकी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा और उसका विकास हमारा जो पहला पोर्शन होता है, पहला कालखंड होता है या पहला खंड होता है, समझो। उसमें हम जो बातें करते हैं वो होते हैं हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित, जिसमें हम हिंदी की पूरी जो एक यात्रा चलती आई है उस यात्रा की बातें करते हैं कि कैसे हिंदी पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद क्या हुआ, पाली भाषा हुई। उसके बाद कौन सी भाषा आती है, प्राकृत आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आती है अपभ्रंश। ये उसकी एक जो सफर चलता जाता है, इस सफर की हम बात करेंगे इसमें, हिंदी भाषा और उसके विकास में। इसके साथ ही इस पोर्शन में हम टच करते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो होते हैं हम व्याकरण संबंधित जो भी हमारे पोर्शन आते हैं, जो कि सामान्य हिंदी हम सभी को पता है क्या आता है। सामान्य हिंदी में संधि आता है, समास आता है, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, समास आ गया, फिर अलंकार, रस, ये सारी चीजें जो होती है ये हिंदी भाषा और उसके विकास के जो जनरल हिंदी होती है, आप ऐसे समझिए, उसमें हम बातें करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें बात करते हैं कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, या इसकी स्थिति हमारे देश में कैसी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हिंदी भाषा साहित्य है उसकी मानक भाषा क्या होती है, उस मानक भाषा से संबंधित बातें भी करते हैं। तो हमारा जो पहला पोर्शन होता है इसमें इन्हीं चीजों को कवर किया जाता है। यानी पहले हम आर्य भाषा की बात करेंगे, यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर हम मध्यकालीन आर्य भाषा पे आएंगे, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर हम आधुनिक आर्य भाषा पे आएंगे, जिसमें पुरानी हिंदी हो गई, हिंदी हो गई। फिर उसकी उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, इन सब की बातें करेंगे। फिर हम हिंदी व्याकरण की बातें करेंगे, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सारे पोर्शन कवर करेंगे। साथ में संधि, समास, अलंकार, छंद, रस, ये सारी चीजें जो होती है वो हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित होती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे कालखंड की बात करें या दूसरे खंड की बात करें जो हमारे हिंदी साहित्य में आता है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं गद्य विधाएं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर आप बातें करो तो बहुत सारे इतिहासकार थे। जैसे जो पहला नाम हमारे सामने आता है, जब हम इन सारे पोर्शन को डेप्थली पढ़ेंगे तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला नाम आता है गाड़सा दत्त ताशी। इनकी जो बुक थी या इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार दाल्ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनकी पहली पुस्तक। इस पुस्तक में क्या था कि इन्होंने लगभग 768, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग 700 के लगभग बताते हैं कि इतनी रचनाओं को, कवियों को लिया गया था, सम्मिलित किया गया। अब जितने को सम्मिलित किया गया उसमें से हिंदी साहित्य से या हिंदी से संबंधित जो रचनाकार थे वो लगभग लगभग 90 रचनाकार थे। 90, 92, कहीं कहीं 100 के लगभग बोला बोला जाता है कि इतने रचनाकार। तो ये बहुत शुरुआती पहल थी, जो कि ये फ्रेंच के थे। ये प्रश्न आता है, कई बार आता है हमारे एग्जाम में, पर इस चीज को समझना जरूरी है कि जो ये फ्रेंच के थे, इन्होंने पहली बार कोशिश की थी हिंदी साहित्य के लेखन की
विधि की खोज करना, या समझ लीजिए हिंदी साहित्य कैसे लिखना है, उसका इतिहास क्या रहा, रचनाकार कैसे थे, कैसी उन्होंने बातें कही, किस परिप्रेक्ष्य में, किस वातावरण में कैसी रचनाएं की गई, ये सारी बातों का उन्होंने एक शुरुआत किया। कहते हैं ना कि एक शुरुआत होती है सफर की, तो शुरुआत इनसे हुई। फिर धीरे धीरे शिव सिंह सरोज, शिव सिंह शेखर ने रचना की, फिर और भी आए, मिश्र बंधुओं ने कोशिश की। जो हमारे सामने जो नाम आता है बहुत मुख्य रूप से, वो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो एक आलोचक थे, और इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट लेवल की प्रिपरेशन या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास इस बुक को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। इस चीज को आप ध्यान रख के चलो। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सारी चीजों की हम बातें करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें एक चीज और लिखी हमें मिल रही है, जो क्या है, जो बात कर रही है गद्य विधाओं की, अन्य गद्य विधाएं। तो अन्य गद्य विधाओं में आता है आपका उपन्यास आ गया, कहानी हो गई, नाटक हो गया, निबंध, आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ोगे तब फिर हम समझेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा। शुक्ल जी ने बांटा चार वर्ग में, फिर द्विवेदी जी आए, उन्होंने बांटा। तो इसके जो बांटा, अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा सा अगर हम ग्लिम्स इसका भी लेना चाहें, तो इन्होंने बांटा, पहली चीज तो बोली आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, उसके बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आएगा आधुनिक काल। ये जो सारी रचनाएं हुई हैं, ये सारी रचनाएं केवल काव्य में हमको मिलती हैं, हमको गद्य में रचनाएं नहीं मिलती। क्योंकि आधुनिक काल में जब भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में जब आगमन हुआ, जब भारतेंदु जी पधारे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में, उन्होंने रुचि ली और उन्होंने जब कुछ शुरुआत किया, तो वो इसीलिए उन्हें कहा था हिंदी साहित्य के गद्य का जनक कहा जाता है। गद्य का जनक, गद्य साहित्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी विधा, वो सारी बातें हम हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं इस पोर्शन में पढ़ते हैं। फिर अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, इसको हम थोड़ा और विस्तृत तरीके से समझेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रॉपर जो पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु है, जिसे आप सिलेबस कहते हो, उस पूरे सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सिलेबस जब हमें समझ आता है, तो हमें समझ आता है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, आपके पास देखिए मटेरियल बहुत सारे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल हैं, आपके पास पुस्तकें हैं, मटेरियल बहुत सारे हैं। पर प्रश्न एक उठता है हमारे पास कि इन मटेरियल को कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ तक हमें पढ़नी है, ये जानना बहुत जरूरी है। और डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे पास एक समझदारी होनी चाहिए कि पाठ्यवस्तु है कितना, हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, ये जानना जरूरी है। और इसलिए हमें पूरा सिलेबस एक बार समझना जरूरी है, ठीक। अगर हम साहित्य शास्त्र की बात करें, तो साहित्य शास्त्र का जो सिलेबस है, इसमें हम दो पोर्शन को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। वो पोर्शन कौन कौन से हैं? एक आता है हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, और दूसरे पोर्शन में आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। इन दो पहलुओं पर हम बातें करते हैं साहित्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि, दंडी, भामा, इन लोगों ने रस संप्रदाय दिया, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इन सारे संप्रदाय की बातें की। या आप ऐसे समझे काव्य हेतु क्या होता है, काव्य के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, इन सारे पहलुओं पे जो बातें की है, वो भरत मुनि ने की, दंडी ने की, वामन ने की, जगन्नाथ ने की, सारे लोगों ने, ठीक। इसकी बातें हम करते हैं साहित्य शास्त्र वाले पोर्शन में। अगर हम बात करें वैचारिक पृष्ठभूमि, तो वैचारिक पृष्ठभूमि में हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि दर्शन, यानी हम एक तरीके से फिलॉसफी पढ़ते हैं। जैसे आप नाम से समझ लीजिए, वैचारिक पृष्ठभूमि, विचार करने की जो पृष्ठभूमि है, जो सतह है, वो क्या है। यानी गांधीवादी विचारधारा क्या है, अंबेडकरवादी विचारधारा क्या है, दलित विमर्श क्या है, स्त्री साहित्य क्या है, दलित साहित्य, इन सारी चीजों की जो हम बातें करते हैं, वो बात करते हैं विचार वैचारिक पृष्ठभूमि। ये हमारे पाठ्यक्रम का जो खंड पहला है, उसका एक ओवरव्यू था, एक हल्का सा ग्लिम्स था कि उसमें आता क्या क्या, ठीक।
अब अगर हम पाठ्यक्रम सेकंड की बात करें, अब इन पाठ्यक्रम को अभी और डेप्थ में समझेंगे, पहले एक जनरलाइज करके चीजों को समझते हैं कि पाठ्यक्रम सेकंड में पहले तो आती है हिंदी कविता आती है, फिर आती है हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध और आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ये अन्य गद्य विधाओं में डायरी विधा वो सारी रचनाएं आती है। ठीक है, तो ये सारी पाठ्यक्रम सेकंड में आती है और इसे टेक्स्ट वाला पोर्शन, टेक्स्ट की विषय वस्तु बोलते हैं इसे, क्योंकि ये सारी चीजें टेक्स्ट में आती है। ठीक, अब अगर हम बात करें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझा दिया, ओवरव्यू दिया, लेकिन और इन डेप्थ में अगर आप नोट्स बनाना चाहो कि प्रॉपर्ली लिखना चाहो कि सिलेबस है क्या, तो उसे आप लिख सकते हो कि इकाई एक की जैसे हमने बात की कि हिंदी भाषा और उसका विकास आता है, तो उसमें क्या क्या आता है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब हिंदी का इतिहास क्या है, क्योंकि हर भाषा की एक शुरुआती दौर होता है, तो वो शुरुआती दौर क्या है, हम किसी सफर की ओर चलते हैं तो कहीं से शुरू जरूर करते हैं, है ना, तो जो शुरू करते हैं वो कहाँ से हमने किया, ये हमें समझना। तो इसी में पढ़ते हैं हम कि भाषा का एक तो सामान्य परिचय पढ़ते हैं, यानी भाषा क्या है, जो हिंदी भाषा है वो क्या है, उसके बारे में, उसके व्याकरण के बारे में, इन चीजों को पढ़ते हैं। एक आता है भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं के प्रकार, एक तो प्राचीन, फिर एक आता है आपका मध्यकालीन, और एक आता है आपका आधुनिक। तो तीन आर्य भाषाएं हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि प्राचीन में क्या आता है, वैदिक, संस्कृत, लौकिक। अभी इन सबकी बातें करेंगे। देखिए इन सबको बेसिकली आप जान जाइए कि पाठ्यवस्तु है क्या। ठीक, ये चीजें आती हैं। अगर हम और आगे बात करें, थोड़ी सी बातें करें कि एक आता है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध स्वरूप। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हिंदी कहाँ कहाँ तक फैली है, यानी देखिए हमारा देश, जैसे अभी आप डाटा उठा के देखो तो राउंड ऑफ हमारे पास डाटा आता है 43.5 समथिंग परसेंट, ये है लगभग। हमारे देश के इतने लोग, इतने परसेंटेज लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक, तो इसी में हम बात करते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ के लोग, किस राज्य के लोग हिंदी बोलते हैं, कहाँ ज्यादा बोली जाती है, कहाँ कम बोली जाती है, कहाँ पे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि इस भाषा के बारे में, या इस भाषा को और विकसित करने की जरूरत है। उसके विविध स्वरूप को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसमें हिंदी उपभाषा पढ़ते हैं और उसकी बोलियां पढ़ते हैं। उपभाषा जैसे से हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में भी होती है, एक होती है पूर्वी हिंदी, एक होती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक, नेपाली हिंदी। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। अब इन उपभाषाओं की अलग अलग क्या होती हैं, बोलियां होती हैं। जैसे हम पूर्वी हिंदी की बात करें, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, अवधी हो गई। पश्चिमी की बात करें तो ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गई, ये सारी चीजें आती है। राजस्थानी की मेवाती, मेवाली। बिहारी हिंदी में आपकी बिहारी भाषा आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। नेपाली हिंदी में ढूंढाड़ी आती है। तो ऐसे बहुत सारी जो बोलियां आती हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही हम इस बिंदु की ओर भी ध्यान देते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें समस्याएं क्या है, या क्या उसमें कुछ समस्या है भी कि नहीं। इसकी लिपि देवनागरी है, तो ये कितनी हद तक वैज्ञानिक है, जैसे कहा जाता है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कैसी लिपि है, वो वैज्ञानिक लिपि है। तो कितनी हद तक वैज्ञानिक है, और दुनिया के समग्र भाषाओं में हिंदी की भूमिका क्या है। जैसे हम सभी को पता है कि विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी जो है वो तीसरे स्थान पे है। हिंदी ऐसी भाषा है जो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान प्राप्त करके बैठी है। पहले इंग्लिश है, फिर मैंड्रिन है, फिर इंग्लिश, सॉरी हिंदी भाषा है। तो इसको भी समझना, ये सारी बातों की जो चर्चा होती है हम इसे करेंगे हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार और इसके विविध स्वरूपों में करेंगे। मानक भाषा को समझेंगे, संपर्क भाषा को समझेंगे। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, जो इसकी विषय वस्तु है, वो यहीं तक। ठीक, अब अगर हम आगे थोड़ी बात करना चाहें कि हिंदी का जो भाषिक स्वरूप क्या है, हम इसमें क्या पढ़ें। ये देखिए अभी हम इकाई एक की ही बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखना कि हम क्या क्या अंदर तक इन डेप्थ में क्या क्या हमें पढ़ना है, इसलिए मैं इस पे रुका हूँ और इसको ढंग से हम पढ़ेंगे कि हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है उसमें क्या बात करेंगे। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, पहले तो स्वनिम व्यवस्था समझेंगे, वर्ण विचार समझेंगे, वर्णों को समझेंगे। वर्ड समझते हैं ना आप लोग, हम पढ़ते हैं हमेशा
कि वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ड बोलते हैं। अक्षर क्या होता है? वर्ड अक्षर में छोटा सा डिफरेंस मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। जैसे अब आपके पास लिखा है आम, तो ये क्या है? आ है और मा, ये होता है आम। तो ये जो अलग अलग होते हैं इन्हीं को बोलते हैं वर्ड, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें आ, बात करें माँ, ये अगर पूरा पूरा, जैसे इसमें माँ में प्लस आ भी होता है, ठीक। अगर इसकी बात करें तो इन्हें बोलते हैं अक्षर, जिनका उच्चारण करते हैं, ठीक। तो वर्ड हो गए, अक्षर हो गए, इन सब की बात करते हैं हम इसके स्वनिम व्यवस्था में। फिर हिंदी भाषा की व्यवस्था, शब्द व्यवस्था की बात है। ये वर्ड विचार था, अब शब्द विचार की बातें करेंगे, जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि, समास, जैसा हमने इस बारे में थोड़ी भी बात भी की थी। फिर हम बात करते हैं मानक हिंदी का व्याकरण, कि हमारा जो हिंदी है उसकी मानक हिंदी क्या है। मानक हिंदी का मतलब होता है कि जो हमारे भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, वो हिंदी के किस रूप को अपनाते हैं, कौन सा रूप को अपना मानते हैं। फिर एक बात आती है संज्ञा क्या है, जैसे हम सब पढ़ते आए हैं, जैसे विकारी या विकारी सब पढ़ते हैं तो उसी में पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन। ये सब आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो जनरल हिंदी में आता है। पर अगर आप स्पेसिफिक हिंदी देना चाहते हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका नेट जेआरएफ हो या फिर पीएचडी लेवल का आपका एंट्रेंस हो, तो इसमें इस डेप्थ की हिंदी आती है जिसमें ये एक पोर्शन होता है। और नॉर्मली जनरल हिंदी में इतनी चीजें आती है, लेकिन आपके नेट जेआरएफ के हाई लेवल में अगर आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें ये पोर्शन एक बहुत छोटा सा पहलू होता है। हिंदी विराट है, बहुत समग्र भाषा है। उन सबकी हम चर्चा करेंगे, आगे बात करते हैं। जैसे आगे अगर हम देखें हिंदी भाषा के विविध प्रयोग की बात करें, कि पहली चीज जैसे मैंने अभी बताया राजभाषा हिंदी पे हम बात करेंगे, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संवैधानिक स्थिति, संचार माध्यम और हिंदी, यानी संविधान में स्थिति क्या है, किस रूप में अपनाया गया, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है। यानी इन क्षेत्रों में जो भी हमने बिंदुओं को लिया है इस पे हम चर्चा करेंगे कि इन क्षेत्रों में कहाँ तक ये विकसित हो पाई है या कहाँ तक ये सफल हो पाई है हमारी भाषा, किस परिप्रेक्ष्य में ये सफल है, किस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कम सफल है, कहाँ पे और मेहनत की जरूरत है और हमें समझदारी की और इसके विकास करने की जरूरत है। संवैधानिक स्थिति कैसी है, संविधान में जैसे बहुत चीजें आप कोर्ट्स में काम देते हो या अदालतों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी मान लेते हैं लोग, ठीक। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो वहां हिंदी लेते ही नहीं कुछ जगह पे। तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है कि वहां पे ये समस्या का निदान हम कैसे करेंगे। अगर हम हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी भाषा की बात करते हैं तो अपनी भाषा को हर एक तक कैसे पहुंचाएंगे। जो हमारा परसेंटेज 43 पॉइंट समथिंग परसेंट है, इस परसेंट को हम बढ़ा के 80%, 90% तक कैसे लाएं, कैसे हमारा पूरा देश एक हिंदी वाली देश बन सके, इस पे हम चर्चा करेंगे, इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं दूसरे इकाई की, अभी हमारा इकाई फर्स्ट था, आप उसे नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। इकाई दूसरे की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन। दर्शन यानी किस किन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी है, किसी ने वर्ड के अवर्णानुक्रमी पद्धति है, किसी के काल क्रमानुक्रमी पद्धति। इसका मतलब होता है कि जैसे जो लेखकों के, रचनाकारों के, कवियों के नाम है, उन नामों का जो वर्ड है, पहला अक्षर है, उन अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से करना कुछ इतिहासकारों ने इस तरीके से व्यवस्थित किया। कुछ ने कालखंड की ओर ध्यान दिया, कुछ ने जाति की, वातावरण की, उस परिप्रेक्ष्य की बात की कि जो रचना है जिस कालखंड में लिखी गई, उसके अलावा वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, वो क्या समाज को बताना चाहती थी, किस ओर इंगित कर रही थी। ये सारी बातें को ध्यान में रख के इतिहास लेखन की पद्धति की शुरुआत हुई और इतिहास लिखा गया। शुरुआत में जैसे मैंने बताया गारसा दताशे ने द इस्तवार दलाल लित्रेत्योर हिंदुस्तानी इसकी रचना की, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह हरोज की रचना की, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु की रचना की। एक साहित्य, समग्र साहित्य की रचना हुई। फिर शुक्ल जी आए, काफी हद तक वो सफल हुए, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग में बांटा। फिर द्विवेदी जी आए, उन्होंने जो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था या चारण काल कुछ लोगों ने कहा, उसे उन्होंने नाम दिया आदिकाल। ये काफी हद तक उनका माना गया, सहमत हुए सभी लोग। फिर हम आगे और भी चीजों की बातें करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आए और फिर उसके आगे डॉक्टर नगेंद्र, बहुत सारे आलोचक या आप कहना चाहो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो रचनाकार हैं बहुत सारे आगे भी आते गए। ये जो सफर है ये रुका नहीं है, अभी भी होता है। जब आप पीएचडी करते हो तो आप रिसर्च ही तो करते हो। अगर आपने इस टॉपिक को लिया, इस बिंदु को उठाया, इस पे चर्चा की कि इतिहास को आपका जो दृष्टिकोण है कुछ अलग आपका अगर है, आप इसी इतिहास को कुछ अलग तरीके से अगर बांटना चाह रहे हो तो आपका स्वागत है, आप पीएचडी करो, अपनी थीसिस कंप्लीट करो, सबमिट करो। अगर आप किस
थीसिस में दम होगा तो उसे सबमिट किया जाएगा, फिर आप भी इन्हीं की तरह पढ़ाए जाओगे हर जगह, राइट। तो इन चीजों की हम बातें करेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उनका नामकरण, जैसे मैंने बताया इनका नामकरण की बात करते हैं, इन सारे पहलुओं पे भी चर्चा होती है। इसके अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे बताया था मैंने भी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन 4 प्रकारों से इसको बांटा गया, ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब अगर हम देखें कि बांटने के बाद अगर हम आदिकाल की बात करें कि हम आदिकाल में क्या पढ़ते हैं, कई बार होता है ना कि हम आदिकाल समझ के फिर समझ नहीं आ रहा आदिकाल में कितना पढ़ लें, तो उसके लिए भी इसलिए मैंने एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से पूरा आपका सिलेबस लिखा है, और इसलिए आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया कि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हमने पढ़ा, जैन साहित्य पे पढ़ा, लौकिक साहित्य पढ़ा, लौकिक साहित्य यानी लोगों की बोलचाल, सामान्य बोलचाल का जो साहित्य। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य किस रूप में विकसित हुआ, कहाँ तक हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल में हम क्या पढ़ते हैं, सगुण, देखिए 2 धारा थी, एक सगुण थे, एक निर्गुण। सगुण यानी ईश्वर का साकार रूप मानते थे, निर्गुण वाले क्या करते थे, इनका निराकार रूप मानते थे ईश्वर तो है। जैसे शंकराचार्य जी ने जब अद्वैतवाद की सिद्धांत की परिकल्पना की, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उन्होंने बात की निर्गुण, उनका कहीं ना कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म से, परमेश्वर से सामना है, क्या उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम सगुण की बात करें तो एक ज्ञानाश्रयी शाखा बनती है, जिसे क्या बोला जाता है, संत काव्य धारा भी बोलते हैं, संत काव्य धारा भी बोलते हैं। इसमें आपके कबीर देव जी आते हैं, और भी रैदास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, जिसमें इसे बोलते हैं सूफी काव्य धारा, ठीक। ये सगुण में आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो गए, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अगर हम इसकी बात करते हैं निर्गुण की, तो निर्गुण में, नहीं देखिए इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो उसके लिए माफ करना मुझे। ये एक्चुअल में क्या है, निर्गुण, ठीक, क्योंकि निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय आते हैं। जब हम सगुण काव्य धारा की बात करते हैं तो उसमें आपके राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ये जो चीजें आती है वो आती है सगुण, ना कि निर्गुण में आती है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, या मिसकंसेप्शन नहीं कहेंगे, मिसप्रिंट ही हुआ। राम भक्ति की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण भक्ति धारा की बात करें तो सूरदास जी, जिन्हें वत्सल सम्राट भी कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। तो ये सारी रचनाएं हम भक्ति काल में पढ़ते हैं, ठीक। अब अगर हम आगे बात करें रीति काल की, कि हम रीति काल में क्या क्या पढ़ते हैं, तो रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 तरीके की काव्य धाराएं हम पढ़ते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी आधुनिक काल है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो आधुनिक काल में जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय नृत्य को क्या कहते हैं, हिंदी गद्य के जनक कहते हैं, किसे कहते हैं, हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। तो आधुनिक काल में जब गद्य साहित्य आता है तो पहले जो रचनाएं थी पूर्व भारतीय युग की है, फिर भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो इस तरीके से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है, ठीक। अगर हम आगे बात करें हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की बात करें, तो हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, प्राची, प्रवासी साहित्य, इन सारे जो बिंदु हैं इन पे हम चर्चा करते हैं, इनकी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब अगर हम तीसरे इकाई की बात करते हैं जो कि साहित्य शास्त्र, जैसे मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया भी दिया था कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, काव्य के लक्षण पढ़ते हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, यानी काव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, बात करते हैं काव्य हेतु क्या है और काव्य का प्रयोजन क्या है। यानी जो आचार्य हमारे हैं वो ये बताना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में जैसे हम पढ़ते हैं, ये भारतीय काव्य शास्त्र जैसे देख लीजिए आप, आचार्य लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है। एक जो लेखक या एक रचनाकार या एक कवि जब कुछ भी रचना करता है तो क्यों करता है रचना, क्या उसमें वो जन्मजात होता है, क्या वो जो रचना करने की जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है, क्या वो जन्मजात होती है या वो सीख के करता है। तो इन पे चर्चा की गई, इस बारे में इन्होंने समग्र तरीके से, विस्तृत तरीके से इन हर एक बिंदु पे बात की, ठीक। तो इस पे जब हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। प्रमुख संप्रदाय की बात जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इन सारे संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे। रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, इसकी बात करेंगे। साधारणीकरण के बारे में बहुत बेसिक से समझ लीजिए कि जब कोई रचना आप पढ़ते हो, रचनाकार ने लिखा अपने परिप्रेक्ष्य में, उसके
मस्तिष्क में जो भी विचार थे, उसके जो अनुभव थे, उसने लिख दिया। लेकिन उस रचना का साधारणीकरण हो जाता है, जो भी पाठक पढ़ता है वो उससे संबंधित हो जाता है या अपने आप को उससे संबंध बना लेता है, कनेक्ट कर लेता है। जब हम कोई मूवीज भी देखते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं, कभी कभी हमें क्या लगता है, ये तो मेरी ही कहानी है, ऐसा लगता है ना सभी को। उसी की बात, इसे बोलते हैं साधारणीकरण करना। ठीक। फिर हम शब्द शक्ति की बात करते हैं, लक्षणा, व्यंजना, इनकी बात, काव्य गुण की बात करते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण। फिर काव्य दोष की बात करते हैं, काव्य में दोष आता है कभी कभी। जो साहित्यकार होता है, जो रचनाकार होता है, काव्य को इतना अच्छा अच्छा शब्द, इतने अच्छे शब्द देना चाह रहा होता है कि वो क्लिष्ट क्लिष्ट हो जाती है काव्य रचनाएं। यानी बहुत गूढ़ शब्द का प्रयोग कर देता है, रचनाकार समझ नहीं पाता, या उसकी जो सुंदरता है, जो काव्य का सौंदर्य है, वो कम हो जाता है। इसे बोलते हैं काव्य दोष। ठीक है। इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में। अब अगर हम बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, प्लेटो का काव्य सिद्धांत आता है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत आता है, और अरस्तु का भी अनुकरण सिद्धांत, और इन दोनों में भिन्नता भी है। इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं इसमें। त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत। फिर वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ते हैं, कॉलेज का कल्पना और फैंटेसी, इसे पढ़ते हैं। टीएस इलियट की पढ़ते हैं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई ए रिचर्ड्स का पढ़ते हैं मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी अवरोपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब अगर हम बात करें वैचारिक पृष्ठभूमि में, कि हम वैचारिक पृष्ठभूमि में किन किन पहलुओं पर चर्चा करते हैं, तो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी। यानी हम पढ़ते हैं कि भारत में नवजागरण क्या है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कई बार कहा जाता है कि नवजागरण भारत में जो मध्यकाल का मध्यकाल है, जो मध्यकालीन मेडिवल जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें क्या है कि जब मुगल लोग आए या फिर तुर्क लोग आए, उन्होंने हम पे शासन किया, तो हमारे लिए डार्क फेज है, हमारे लिए एक अच्छा समय नहीं था। फिर हम जागे, हम सो गए थे, फिर जागे, हमारा जागरण हुआ, नव जागरण हुआ। ठीक है। तो इसमें हम वैचारिक पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं। देखिए, ये एक कुछ इतिहासकारों का मानना है, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नवजागरण का मतलब है कि हर एक नए तरीके से जागना। जैसे हम डेली सोते हैं शाम को और सुबह उठते हैं, तो सुबह नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ, नए प्रयोजन के साथ, नई सोच के साथ उठते हैं, तो इसे बोलते हैं नव जागरण। तो हमारे साहित्य में भी हुआ होगा, ऐसा काल आया होगा कि जब हमने अपने अपने आप को मॉडिफाई किया होगा, विकसित किया होगा, तो वहां पे नव जागरण होता है। स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी। हम समझेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन तो हुआ, तो उसमें हिंदी की भूमिका क्या थी, हिंदी किस हद तक उसने भूमिका निभाई। कि जब न्यूज़पेपर प्रेस आ गया, या हम पत्रिकाओं की बात करते हैं, जब लोग लेखन के द्वारा लोगों तक पहुंचने रहे, अपने विचारों को पहुंचाने लगे, तो उसमें जो आंदोलन में जो इसकी भूमिका रही, इसकी हम चर्चा करते हैं। नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। जी, फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, इस पे कई बार प्रश्न आता है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आपके एग्जाम के पॉइंट्स। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या भूमिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण यानी द्विवेदी जी की क्या भूमिका रही, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इन तीनों के लोगों के दर्शन की बात है, दर्शन यानी फिलोसफी की बात करेंगे कि ये लोग जीवन को या स्वतंत्रता आंदोलन को किस दर्शक में लेते थे, यानी किस पहलू में इनका दृष्टिकोण क्या था, अपनी बातों को रखने का या बातें करने का या अपने विचारों को प्रस्तुत करने के पीछे इनका प्रयोजन क्या था, इसकी हम बात करेंगे। फिर हम मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ते हैं, मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सारी समग्र तरीके से, विस्तृत तरीके से हम इन पहलुओं की चर्चा करते हैं, और हम इसे करते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में। अब अगर हम कालखंड दूसरे की बात करते हैं, जिसमें अभी हमने देखा कि हम कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आत्मकथा और अन्य विधा की बात करते हैं। लेकिन हमारे पास अक्सर प्रश्न आता है कि हिंदी कविता पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ठीक, या कहाँ कितना पढ़ना है, कहाँ पे रुकना है। जैसे अभी मान लीजिए पृथ्वीराज रेवा तट है, तो आपको बस रेवा तट पढ़नी है पृथ्वीराज रासो की, ये नहीं कि आप पूरी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना को पढ़ ली। इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। पूरा आपको समग्र नहीं पढ़ना, आपको आपके जो सिलेबस में है आपको ध्यान देना है कि पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है, इतना ही आपको पढ़ना है। रेवा तट की कहानी अगर बहुत बेसिक में आपको छोटा सा सारांश दूं, तो उसमें होता क्या है कि एक लड़ाई है, लड़ाई के बाद वो जो
चामन राय है जो राजा को बताता है कि कैसे कैसे काम होना है, या कैसे कैसे हाथियों की कहानी होती है कि हाथी लोगों के बीच से एक मतलब पूरी विस्तृत रेवा तट की पूरी समग्र एक पृष्ठभूमि, एक वातावरण की बात करते हैं, जो कि इस रचना में ब्रजराज रासो की रेवा तट रचना में संदर्भित किया गया है। ठीक? जब आप पढ़ोगे तो आप समझोगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इसे शॉर्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है? अमीर खुसरो जी की खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है खुसरो की जो पहेलियां होती हैं, ठीक, इन पहेलियों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। 2 लाइन की पहेली होगी, फिर उसमें एक आपको बूझना होगा, तो पूछते हैं हम लोग ना, तो उसी की बात करते हैं अमीर खुसरो की। फिर विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा, और इसकी पद संख्या भी दी हुई है, पद संख्या 1 से लेके 25 तक आपको पढ़ना है। कबीर दास जी को पढ़ना है, जिसके संपादक है हजारे प्रसाद द्विवेदी जी, और इसकी पद संख्या है 160 से लेके 209 तक। जायसी ग्रंथावली, जिसके जो संपादक है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और नागमती का वियोग खंड पढ़ना है। नागमती वियोग खंड में क्या हुआ आपको, अगर थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा, अपने मास्टर्स में हिंदी लिया था, तो नागमती वियोग खंड, रेवा तट, ये आपके पाठ्यक्रम में रहा होगा। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये चीजें होंगी कि नागमती होती है, उसकी वियोग, उसमें पद्मावती होती है, और इनके वियोग की एक अच्छी सॉरी राजा रतसेन होते हैं, तो इनकी आप समझिए त्रिकोणीय प्रेम की बात की गई है, एक पत्नी का प्रेम और प्रेमिका का प्रेम, और फिर उस प्रेम के बाद होता क्या है और कहानी कांड क्या होता है। तो इसमें नागमती जो होती है उनकी केवल विरह की बात की गई, उनके वियोग की जो उपालंब होता है, जो संयोग का नहीं वियोग श्रृंगार होता है, उसकी पराकाष्ठा पे बात की गई है। सूरदास की बातें करें तो इसमें भ्रमर गीत सार है, शुक्ल जी ने इसका संपादन किया, और पद संख्या 21 से लेकर 70 तक पढ़ना है हमें। भ्रमर गीत सार, जैसे उद्धव जब जाते हैं गोपियों को समझाने, ब्रह्म का ज्ञान देने जाते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में बातें की गई। तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, जिसका उत्तरकांड आपको पूरा पढ़ना है। बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने संपादन किया, इसकी दोहा संख्या 1 से 50 तक। बिहारी सतसई की रचना किसने की? बिहारी जी ने की। घनानंद कवित्व, जिसकी रचना घनानंद ने की, कवित्व संख्या आपको 1 से 30 तक पढ़ना है, और विश्वनाथ मिश्र जी ने इसका संपादन किया। मीरा, मीरा की रचनाएं पढ़नी है आपको, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया, प्रारंभ से 20 पद तक आपको पढ़ना है। ये सारे आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें अगला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इनका प्रिय प्रवास आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी का भारत भारती साकेत, साकेत का 9वां सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की आशु कामायनी, कामायनी में आपको देखिए, कामायनी में कुल मिला के अगर हम सर्ग की बात करें तो 15 सर्ग है। ठीक, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, केवल श्रद्धा सर्ग, लज्जा और ईड़ा, 3 सर्ग आपको केवल पढ़ना है। दीनाला जी की बात करें तो जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज सुमति, राम की शक्ति पूजा, ये प्रश्न आता है, इससे संबंधित कुकुर मुत्ता, और बांधो ना नाव इस ठाव बंद, देखेगा पूरा गांव बंद। इसे बहुत बहुत बेहतरीन कविता है, इसे आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। बांधो ना नाव इस ठाव बंद, देखेगा पूरा गांव बंद। श्वेतानंदन पंत की बात करें तो इसमें परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये आपको पढ़नी है। महादेव वर्मा जी की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप इसे नीरो जलने, द्रुत झरो जगत के जेड़ पथ, ये सारे पहलुओं पर, इन सारे बिंदुओं पर आपको बातचीत करनी होगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि हिंदी कविता में और क्या क्या आता है, देखिए ये जो पोर्शन है आपका विषय वस्तु बड़ा है, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो भी करना है, जो अच्छा लगे। पर हाँ, एक प्रॉपर विषय वस्तु आप पहले नोट्स में अपने बनाओ। 2 महीने के टाइम में हम कोशिश करेंगे पूरे पूरे सिलेबस को कवर करने की, बस आपको बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी है उर्वशी, जिसका तृतीय अंक पढ़ना है आपको, स्मृति पढ़नी है। नागार्जुन जी की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी अज्ञे की रचना में पढ़ना है आपको, कलगी बाजरे की, या द्वीप अकेला, हरी घास पर चढ़कर, अशांत वीरा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी में गीत फरोश, गीत फरोश में उन्होंने बात की है कि जो कवि है अपने गीत बेचने पे मजबूर क्यों। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। मुक्तिबोध की रचना है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, और धूमिल जी की रचना है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम उपन्यास की विषय वस्तु की बात करते हैं, तो उपन्यास आपके जो सिलेबस में है वो है पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु,
प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, जिसका भाग एक आपको पढ़ना है। ये दो भाग में, भाग एक और भाग दो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है बाणभट्ट की आत्मकथा, हरीश्वरनाथ रेणु मैलांचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म शाहिनी का है तमश, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, कृष्णा सोप्ती का है जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र माथुर माथुर इनका है धरती धरना अपना। इतनी उपन्यास आपकी विषय वस्तु में है, तो आपको इतने उपन्यास को पढ़ना है। ठीक, अगर हम आगे बात करें, हिंदी कहानी की बात करें, जो आपके इकाई 7 का पाठ्यक्रम है, कि राजेंद्र बाला घोष का है, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, उनका है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधोराम सप्रे का है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद का है ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। इन सारे विषय वस्तु को आप नोट डाउन कर लेना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप, ठीक, जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य, हरीश्वरदास रेणु के, अभी हम कहानी की बात कर रहे थे, मैला अंचल जो था वो उपन्यास था। कहानी में है तीसरा कसम, लालपान की बेगम, अज्ञेय का है गैंग्रीन, जिसका नाम बदल दिया गया है और नाम है रोज, रोज कहानी। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, भीष्म साहिनी का है अमृतसाल नागर, सॉरी अमृतसार आ गया है चीफ की दावत, कृष्णा सोप्ती का है सिक्का बदल गया, हरिशंकर पारसाई का इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, ज्ञान रंजन का है पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वसिया, और निर्मल वर्मा की है कहानी परिंदे। ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है ये सारी पुस्तकें। इसके अलावा अगर आप नाटक की बातें करो, तो भारतेंदु जी का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये 3 नाटक आपके इसमें है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजू दीदी, मन्नू भंडारी की है महाभूज। ये सारे नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अगर हम आगे बात करते हैं निबंध की, क्योंकि निबंध पोर्शन भी है, कि भारतेंदु जी का निबंध दिल्ली दरबार दर्पण भारतो वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस निबंध की बात करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठी, रामचंद्र शुक्ल जी की एक है कविता क्या है, ये निबंध, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके अलावा अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुमेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, और नामोर सिंह का है संस्कृत और सौंदर्य। ये सारे पोर्शन आपके पूछे जाते हैं निबंध के पाठ्यक्रम में। अब अगर हम बात करें जो अन्य गद्य विधाएं हैं, यानी आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं की बात करें, इसमें क्या क्या है, तो रामवृक्ष बेरीपुरी की, इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में लगी है, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा का है ठकुरी बाबा, तुलसीदास का मुरदहिया। अब ये तुलसीदास जी कौन है, इसको आप ध्यान देना, ये तुलसीदास रामचरित मानस वाले तुलसीदास जी नहीं है, ठीक है। ये तुलसीदास जो इनकी आत्मकथा है, ये दलित थे, और इनका आत्मकथा है मुरदहिया। शिवरानी देवी की है प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और ये आपकी यूपीएससी के सिलेबस में भी है एक कहानी, यह भी। जब अगर आप यूपीएससी की, और मैं सच बताऊं कि अगर आप यूपीएससी के भी, अगर आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ये सिलेबस आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि ये सारी जो भी रचनाओं की मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ही हैं, और इन पे एक एक पे हम चर्चा करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आप इसको एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कीजिए, और आपका हिंदी का पोर्शन आप किसी भी एग्जाम में टारगेट कर रहे हो, अगर आपका हिंदी है और आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो फिर आपके लिए कारगर होगा। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं का याद, अब इनकी और भी आत्मकथाएं हैं, जैसे ये क्या है, क्या भूलूं का याद करूं, फिर नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी 4 आत्मकथाएं, जिसमें से एक आपके पाठ्यक्रम में, रमणिका गुप्ता की आपहुदरी, हरिशंकर पाठशाही की भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़, दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध की बात करें तो एक लेखक की डायरी, राहुल शंकरत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय जी का है अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञेय की रचनाएं। तो इतनी सारी रचनाएं जिसपे हमने बातें की है, ये सारी रचनाएं आपके उसमें आती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पूरे पाठ्यक्रम को आपने समझा होगा। मैं सिंपल बता देता हूँ आपका, कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, यानी अगर आप इसे कहना चाहो कि मैं आपके मुख्य विषय की बात कर रहा हूँ, और ये मुख्य रूप से जो मैंने सिलेबस आपके सामने रखा है, ये मुख्य रूप से आपका नेट जेआरएफ का है। और अगर आप नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य से करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम इन सारे पहलुओं पे चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।